है ना। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना भैया, आपका कॉन्सेप्ट देखो, आप हमेशा अपना कॉन्सेप्ट कभी भी खराब मत करो। 1 मिनट की 10 मिनट की या फिर 5 मिनट में लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया भैया, इसके चक्कर में आप अपना कॉन्सेप्ट कभी खराब मत करो। कॉन्सेप्ट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली, ठीक है, और कवर करना है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल करने, ठीक है। नहीं बनते तो आप अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। पर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए हमेशा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप इसे 10-15 मिनट का वीडियो देख के, जैसे कि 5 मिनट में पूरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देख के आप अपना कभी भी कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब मत करो। कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है, खराब नहीं करना है। जुगाड़ लगा के आप आंसर निकालो, है ना। तो आप किस आंसर आपसे नहीं निकल रहा तो आप खुद जुगाड़ लगाते हो, फिर क्या करते हो, जुगाड़ लगा के उसको मतलब कैसे भी करके आप आंसर निकाल देते हो कि भाई ऑप्शन में तो इस तरीके से दे रखा, अच्छा ऐसे होता होगा। तो आप अपने हिसाब से भी ऐसे कॉन्सेप्ट को खराब करके आंसर निकालते, तो ये भी गलत बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए अपने टीचर से, ठीक है। और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे अपने सर से पूछ के पता कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करना है, ठीक है। हेलो, आज अपन बात करते हैं, हेलो, आज अपन जो बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसके बारे में बात करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज अपन जो है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसको मतलब उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपको जो है वो एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट का जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट का आपको लेविस डॉट सिंबल, देखो एलिमेंट का जो लेविस डॉट सिंबल है वो आपको आना चाहिए, है ना। कैसे, जैसे कि आपको जैसे कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का जो लेविस डॉट सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कार्बन का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये पूरी एलिमेंट जितने भी है पीरियोडिक टेबल में, सारे एलिमेंट का आपको जो ये लेविस डॉट सिंबल है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये जो नॉर्मली आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लेविस डॉट सिंबल है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंबल जो है एलिमेंट के, इसका पता कैसे चलेगा, तो इसको जानने के लिए फिर अपन जाते हैं मदर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि पीरियोडिक टेबल की ओर। किसकी ओर जाते हैं, पीरियोडिक टेबल की ओर, ठीक है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसकी ओर हमको अब जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने हर एक अपनी क्लास के अंदर ये चीज बार बार रिवाइज किया है कि विदाउट पीरियोडिक टेबल आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छा मोमेंटम नहीं बना सकते, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वहीं से आपका सारा जो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, या फिर एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, या फिर एटॉमिक साइज है, ये क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल से ही आप अनुमान लगा सकते हो, है ना। तो यहीं से आपको एक आइडिया मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और एटॉमिक साइज का, और भी कुछ एलिमेंट की या फिर केमिस्ट्री के अंदर और भी ऐसी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो आप इससे यदि पीरियोडिक टेबल याद है तो आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट के जो लेविस डॉट सिंबल होते हैं वो पीरियोडिक टेबल से कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो देखते हैं, डॉट्स सिंबल कि भैया लेविस डॉट सिंबल जो है उसका आइडिया, उसका अनुमान आप कैसे लगा सकते हो पीरियोडिक टेबल से। देखो पहला जो तरीका है वो है परमाणु क्रमांक, ठीक है, वो है परमाणु क्रमांक। भैया आप एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से भी इसका आप अनुमान लगा सकते हो। कैसे, हमने देखो बात की थी जो बोरबरी योजना से, बोरबरी स्कीम से, है ना,
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्यों किया था, क्योंकि उसकी आज हमें जरूरत पड़ेगी इस क्लास के अंदर, है ना। कैसे, देखो परमाणु क्रमांक पता करके और उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ही पड़ेगा भैया। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करोगे उस एलिमेंट का, उसके बाद उसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, बोरबरी स्कीम से, क्वांटम थ्योरी से, जो 1s2 2s2 2p6 वाला नहीं, बोरबरी वाला, है ना। तो बोरबरी वाला कैसे बनाओगे, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बोरबरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो लेविस डॉट सिंबल है वो निकालते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, यही होता है ना। देखो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2p3 तो वैसे इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। भाई ये देख लो आप कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो लेविस डॉट सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा ये नाइट्रोजन। ठीक है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से। भाई 4 जगह होती है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेविस सिंबल कैसे बनाता है ना, बनाना चाहिए। तो 4 जगहों पे बनने के बाद फिर युग्मन होगा, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन का हो जाएगा लेविस डॉट सिंबल, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कार्बन का भी निकाल सकते हो, है ना। कैसे, इधर देखो हमें कार्बन का निकालना है, तो देखो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करो 1s2 2s2 2p2, यही होगा ना कार्बन का। कार्बन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6, है ना, 1s2 2s2 2p6। तो संयोजी कोष ये है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का वैलेंस शेल के अंदर आपको दर्शाना है इस तरीके से। ये लो भैया, ये हो गया कार्बन परमाणु का लेविस डॉट सिंबल, है ना। ये क्या होता है, किसी तत्व का होता है, किसी एलिमेंट का होता है। ठीक है, किसी तत्व के लिए यूज करते हैं। तो ये तो पहला तरीका हो गया भैया कि परमाणु क्रमांक पता करके और उसका बोरबरी स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। ठीक है, और आप पता लगा सकते हो इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। दूसरा जो तरीका है, तो जो हमारा जो सेकंड तरीका है वो क्या है, देखो हमारा जो सेकंड तरीका है ना वो है आवर्त सारणी, मदर ऑफ केमिस्ट्री। फिर अपन जाएंगे आवर्त सारणी की ओर, है ना। फिर अपन जाएंगे पीरियोडिक टेबल की ओर। भैया पीरियोडिक टेबल में जाओ, गए, उसके बाद क्या करो, उसके बाद समूह का जो नंबर है ना, समूह संख्या, ग्रुप नंबर, भैया ग्रुप का जो नंबर है वो फाइंड आउट करो, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करो। जो ग्रुप नंबर होगा ना, तो ग्रुप नंबर फाइंड आउट करके लेविस डॉट सिंबल कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखो सारे एलिमेंट का अपन निकालेंगे। ठीक है, देखो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा था जो आवर्त सारणी है उसको जो है वो 2 उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के अंदर डिवाइड किया था। बी के अंदर कौन से थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अपन इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि लेविस जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो है वो सहसंयोजी यौगिकों के लिए, सहसंयोजी यौगिक जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनके लिए बनाते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जो है वो कौन से एलिमेंट बनाती है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब जो नॉन मेटल होती है ना, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो भैया अगर जो नॉन मेटल है वही बनाएगी कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अपन सिर्फ तो अपन पता करते हैं कि जो जो ए उपवर्ग है जिसके अंदर कौन सा मैक्सिमम जो धातु है ना वो किसमें है, पी ब्लॉक में ना भैया, तो पी ब्लॉक में। ठीक है, तो अब हमने कैसे पीरियोडिक टेबल को याद किया था, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, है ना, थर्ड ए,
ए, 5th ए, 6th ए। इस पे पहले से वीडियो बनी हुई है, पीरियोडिक टेबल को कैसे फाइंड आउट करना है और उससे संयोजक मतलब संयोजी कोष के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कशन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसको पहले जाके करिए। जो हमारा चैनल है इसके ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक केमिस्ट्री का, प्री बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो प्री बेसिक केमिस्ट्री उसको आप जैसे क्लिक करोगे सारी बेसिक क्लासेस जो है वो आपको लाइन वाइज मिल जाएगी और आपको उसको लाइन वाइज करना चाहिए, तभी आपका जो केमिस्ट्री के अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा, ठीक है। अब ये जो मसाला है ना, ये सारा मसाला जो है हमारा प्रीवियस लेक्चर का है, तो ये आपको पहले से आना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए और ये हो जाएगा सिक्स्थ ए, फिर सेवंथ ए ग्रुप, उसके बाद हमारा कौन सा था, एट्थ ए ग्रुप है ना। तो कैसे याद किए थे, ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। इसमें बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। थर्ड ग्रुप बोरॉन फैमिली, बाल गए इंडिया थाईलैंड। अब ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, एट्थ ए ग्रुप है ना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपन बात कर रहे थे लेविस डॉट, ठीक है, सिंबल किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट करें। भाई पहला हमारा जो तरीका था वो हमने पढ़ लिया कि भाई एटॉमिक नंबर फाइंड करो, वो भी पीरियोडिक टेबल से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करो बहुत बड़ी स्कीम से, फिर लास्ट सेट के इलेक्ट्रॉन देखो, उसके बाद बनाओ इसका, ठीक है। सेकंड हमारा जो तरीका है वो है पीरियोडिक टेबल से। भैया मदर ऑफ केमिस्ट्री की तरफ जाइए, सारी चीजें वहीं पे है सब कुछ, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो समूह की जो संख्या है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उससे आप लगा सकते हैं। अब देखो ये जितने भी ग्रुप है ना, इसका जो नंबर है ना उतना उसके अंदर क्या है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है कि जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, संयोजी कोष जो लास्ट कोष होता है, बाह्यतम कोष, ठीक है। तो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना, किसके रूप में, बिंदु के रूप में दर्शाना। भैया संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना, ठीक है, यही हमारा जो लेविस डॉट सिंबल होता है। अब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कहां से पता चलेंगे, सीधी सी बात है, जो ग्रुप नंबर है ना वही उसके क्या हो जाएंगे, उतने उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर देखा जाए, ठीक है, तो सभी का लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, सबके संयोजी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप है, ठीक है। तो ये आप पीरियोडिक टेबल से चीजें जो है वो क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तरीके से ये जो बोरॉन फैमिली है इसका जो लेविस डॉट सिंबल बनेगा वो किस तरीके से होगा, देखो इसका जो बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3, क्योंकि संयोजी कोष थर्ड ग्रुप का है ना, इसलिए संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसी तरह एल्यूमिनियम का भी यही होगा। तो ये इस ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट का लेविस डॉट सिंबल यही होगा। कार्बन के ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट का लेविस डॉट जो सिंबल है वो सभी का यही होगा, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप नंबर 5 है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, 6 है, 6th ग्रुप, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, ये इसका लेविस डॉट सिंबल हो जाएगा, ठीक है। इसके
उसके बाद जो हमारी हाइड्रोजन फैमिली है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7th इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना, पहले एक एक करके फिल करो, 4 जगह होती है, ठीक है। उसके बाद जोड़ा बनाओ, ठीक है। ये लो भैया, ये हो गया, इसका क्या हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर आने वाले सभी जो एलिमेंट होगा ना, सबका लेविस डॉट सिंबल सेम होगा। तो ऐसे ग्रुप नंबर हमारा जो मेन टॉपिक था वो था लेविस डॉट सिंबल कैसे फाइंड आउट करना। फर्स्ट जो हमारा तरीका था वो था एटॉमिक नंबर निकालो भैया पीरियोडिक टेबल से, फिर भी तो भी पीरियोडिक टेबल में ही जाना पड़ेगा, है ना। एटॉमिक नंबर निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, फिर उसका निकालो। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम, मतलब यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाता है ना। स्पीड में करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप इजीली सब जो है वो इजीली स्पीड से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था लेविस डॉट सिंबल, जो किसी एलिमेंट का होता है और कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने सीखा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे, क्या है देखते हैं। अब अपन बात करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। भैया लेविस डॉट सिंबल हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो भैया लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं किसी भी अणु का, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टेट रूल के बेस पे है। लेविस का जो रूल है ना वो ऑक्टेट जो है रूल है उसके ऊपर है कि भाई कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है ताकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके ऑक्टेट एक्सीड कर जाते हैं, तो उसके लिए धीरे धीरे, अब ये जो है ना पुरानी पद्धति, ओल्ड सिस्टम है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ओल्ड सिस्टम है, पुराना पद्धति है, ठीक है, ठीक है। तो लेविस जो है वो सभी का स्ट्रक्चर नहीं बना पाया क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिसका ऑक्टेट एक्सीड कर जाता है। तो उसका रीजन क्या है प्रॉपर, मतलब उसके पीछे कारण क्या है कि भाई ऑक्टेट एक्सीड, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सीड कर जाता है, अष्टक जो है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये लेविस नहीं समझा पाया। तो इसीलिए धीरे धीरे अणुओं की संरचनाओं को समझाने के लिए जो है वो धीरे धीरे अलग अलग थ्योरीज आई, जैसे डीबीटी आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो अपन आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। उसके बाद जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बाद वेस्कर थ्योरी आया, ठीक है। उसके बाद एमओटी आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। तो धीरे धीरे ये मतलब लेविस डॉट जो थ्योरी, इसके बाद ये धीरे धीरे थ्योरी आएगी और धीरे धीरे ये डिस्कवर होगी, ठीक है। और अणु की जो संरचना को समझाने के लिए, जो संरचना होती है, अणु की जो स्ट्रक्चर होती है, उनको समझाने में ये मेन रोल निभाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे थ्योरी दी गई, तो अणु की जो संरचना को समझाने के लिए और ज्यादा हमें मतलब सहायता मिली इन थ्योरी से, ठीक है। धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, संकरण वाला, ये भी आता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर ही आता है। तो ये चीजें जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी अणु का या फिर आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ रूल्स है जिसके बेसिस पे, अब देखो कुछ ऐसे रूल्स है जिसके बेसिस पे अपन लेविस स्ट्रक्चर बनाते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है वो सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम जो है उसको सेलेक्ट कर, आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि भैया सेंट्रल एटम कौन सा होगा, पहली बात तो ये। तो देखो सेंट्रल एटम जो है वो हमेशा कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो जिसका जो साइज है ना, जिसका जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या हो, लार्जेस्ट हो, ठीक है। यदि एटॉमिक साइज ज्यादा है तो उसकी सीधी सी बात है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। या फिर लीस्ट नंबर, ठीक है, मतलब जैसे कि CO3 2 माइनस है, तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कम नंबर कौन है, कार्बन, यहाँ पे कम नंबर है। लीस्ट नंबर कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन तो 3 है, ठीक है। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो लीस्ट नंबर हो मॉलिक्यूल के अंदर, जो लीस्ट हो, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो,
या फिर जिसकी परमाणु का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए, साइज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया साइज वाला, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। फिर हो गया जिस जो क्या हो लीस्ट, हाँ जो कम हो, ठीक है। तो ऐसे भी पता कर सकते, तो ये चीजें आप पीरियोडिक टेबल से ही पता कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो एटॉमिक साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। भाई लेफ्ट से राइट जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और इधर वाले परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो और फिर बात आती है साइज की, ठीक है। साइज ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। और राइट की ओर जाओगे तो साइज घटेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अप टू डाउन जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा। तो ये पीरियोडिक टेबल से आप चीजें जो है रिलेट कर सकते हो। इसलिए पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल मदर ऑफ केमिस्ट्री की और हर टाइम अपन जाते हैं, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लें। तो ये बस सेलेक्टिंग, क्या करेंगे, सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है, पहला रूल्स ये हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड रूल्स के ऊपर। रूल्स क्या है, जो ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट जो कॉर्नर एटम होते हैं ना, कॉर्नर एटम, ठीक है। तो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। कि जो कॉर्नर एटम होते हैं, ठीक है, कॉर्नर एटम होते हैं, उनके हमेशा आपको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है आपको पता है उसका हमेशा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसका जो डुप्लेट होता है, ठीक है। तो सेकंड रूल ये होना चाहिए। सेकंड रूल हमारा ये है कि जो हमारा कॉर्नर एटम होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो परमाणु होती है ना, उनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट करना है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट ही कंप्लीट होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तीसरा रूल्स जो है वो ये है, तीसरा रूल जो थर्ड रूल है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये कहता है कि जो केंद्रीय परमाणु है, तीसरा रूल अपन यहां लिख देते हैं, हमारा जो थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि जो केंद्रीय परमाणु है हमारा, सेंट्रल एटम है ना, केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा। अधिकतम कोवैलेंसी मतलब संयोजकता में जाना चाहेगा। चाहे उसको ऑक्टेट ब्रेक क्यों ना करना पड़े, भैया ऑक्टेट रूल्स जो है वो ब्रेक क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो अपनी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी, अपनी जो अधिकतम सहसंयोजकता है उसमें जाना चाहेगा। ये क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन, जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन की जो संयोजकता होती है वो सिर्फ क्या होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन की आपने देखा होगा संयोजकता कितनी होती है, मतलब वैलेंस शेल के तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसकी संयोजकता जो है वो 3 और 4, मतलब नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है और 4 बंध भी बना सकता है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। भाई ये तो वैलेंसी है, भाई इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी, मतलब कितनी मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है सहसंयोजकता, ठीक है। तो कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा, ठीक है। कार्बन इस तरीके से, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो 1 बंध भी बना सकता है और 2 बंध भी बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का। फिर अपन बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। और एक बात हमेशा, सेंट्रल एटम जो था ना,
सेंट्रल एटम, देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। हमारा जो कार्बन है ना, कार्बन हो सकता है सेंट्रल एटम, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, और सल्फर हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब अधिकतम सहसंयोजकता क्या होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 7, ठीक है। सल्फर की आपको पता है 2 4 6 है ना, सल्फर की ये क्या होती है, सल्फर की जो है, तो सल्फर की जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 6, ठीक है, 6 4 2 ये होती है कोवैलेंसी। तो हमेशा सेंट्रल एटम जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा, चाहे उसको ऑक्टेट रूल ब्रेक भी क्यों ना करना पड़े, ठीक है। इसी चीज को तो लेविस समझा नहीं पाया, इसीलिए तो आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी है और वीपीटी है जो, और वेस्पर थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो दिया गया, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये लेविस जो है वो समझा नहीं पाया, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेविस सल्फर जो है वो 2 बंध बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, और क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 और 1, नाइट्रोजन 3 और 4, कार्बन 4, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आगे आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला रूल क्या था, सेलेक्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम, भाई केंद्रीय परमाणु का सिलेक्शन करो, ठीक है। कैसे करोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, या फिर जिसकी संख्या कम हो, ठीक है, या फिर जिसका साइज बड़ा हो, तो वो सेंट्रल एटम होगा। फिर हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन और जो मोनोवैलेंट होते हैं वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। ये हो गया पहला रूल कि भाई सेंट्रल एटम का सिलेक्शन, ठीक है। सेकेंड रूल जो है हमारा क्या था, सेकेंड रूल हमारा ये था कि जो कॉर्नर एटम होते हैं, भाई सेंट्रल एटम से जो कनेक्टेड एटम होती है, ठीक है, हमेशा उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। आप ट्राई करो कि उनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है। और उसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये चीज जो है वो आपको किसी भी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए हम आपको बार बार ये क्लास लंबा इसीलिए खींच रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। भाई 2 मिनट में या फिर 10 मिनट में, 4 मिनट में कुछ नहीं होता है। आप देख लोगे इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जिसमें 10 मिनट में लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, 5 मिनट में बना लो। 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल आपको करवा देगा, बाकी 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। देखो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको उसमें काम करना नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री भी एक तरह का मैथमेटिक्स है, इसमें भी मैथमेटिक्स की तरह आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट के अंदर आप जितना डीपली जाओगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी ही बेहतर होगी, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा। आपका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक है, सारा का सारा कवर हो जाएगा कंप्लीटली एक ही इसी वीडियो के अंदर। कहीं आपको किसी भी बुक के अंदर या फिर किसी भी ऐसे एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सारा चीज, सारा मटेरियल आपको यही मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखते रहे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और थर्ड चीज क्या थी कि भाई जो मैक्सिमम कोवैलेंसी, भैया मैक्सिमम कोवैलेंसी ये क्या होता है, किस मैक्सिमम कोवैलेंसी ये होता है कि मतलब कितने बंध बना सकता है मैक्सिमम कोई भी एटम, है ना। जैसे नाइट्रोजन 4 बना सकता है, नाइट्रोजन कभी 5 बंध नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं, कभी नहीं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कार्बन की जो है वो मैक्सिमम बोलो या फिर वैलेंसी बोलो, कोवैलेंसी बोलो, 4 ही होती है। क्लोरीन की 7 होती है और सल्फर की, ये क्लोरीन सल्फर वाला केस आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 4, ठीक है भैया। रूल नंबर 4 क्या है, अब रूल नंबर 4 में लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 कुछ नहीं है। देखो यदि आपके पास कोई आयन है जैसे कि H3O पॉजिटिव है ना,
NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो चीज होती है ना कि आयंस जो होते हैं ना, आयंस, इसमें क्या होता है कि ये जो चार्ज होते हैं ना, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो हमने एक चीज देखा, अब देखो आपको हमेशा चौथा काम क्या करना है कि यदि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, वो हमेशा किसके ऊपर होगा, केंद्रीय परमाणु। सीधी सी बात है कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जैसे कि ये है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, केंद्रीय परमाणु के ऊपर है, ठीक है। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो जैसे ये एग्जांपल हो गया, इस केस में देखो NO3 नेगेटिव, यदि नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज किस पे है, कॉर्नर एटम पे, ठीक है, कॉर्नर एटम, जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम होते हैं ना उसके ऊपर है, कॉर्नर एटम पे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस हो गया हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। अब अपन कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा कैलकुलेशन वाला, ठीक है, कुछ गणना करेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है कि हमको क्या है, कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उस पर अपन काम करते हैं। अब देखो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, देखो आपको सबसे पहले जो है वो N1 काउंट करना है, ठीक है, आपको N1 निकालना है। अब ये N1 क्या होता है, N1 क्या होता है, N1 जो है वो जितने भी परमाणु हैं, ऑल एटम के देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट करने हैं, ठीक है, वैलेंस सेल के, या फिर आउटर ऑफ मोस्ट आउटर ऑफ सेल बोल सकते हो, संयोजी कोश बोल सकते हैं, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना ऑफ ऑल एटम, ठीक है, तो जितने भी एटम है सबके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल CO3 2- लेते हैं ना, तो इसके अंदर वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के सभी एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। जैसे अपन करते हैं कार्बन के अंदर कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 6 × 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 18 और 22, ठीक है, ये हो गया 22, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी अणुओं का N1 निकालना है, सभी परमाणु के संयोजी कोश के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, N1 काउंट करते समय आपको ध्यान रखना है, यदि नेगेटिव चार्ज है, क्या है, यदि नेगेटिव, जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, देखो यदि नेगेटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव है उतना ऐड करना है इसमें, है ना। तो यहाँ पे तो नेगेटिव 2 है, तो यहाँ पे इसमें 2+ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 24, ये 24 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यदि पॉजिटिव केस हो, जैसे H3O पॉजिटिव, इसमें कैसे करोगे, पॉजिटिव चार्ज हो ना, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसके अंदर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में अपन निकालते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, तो टोटल 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको N1 जो है वो काउंट करना आना चाहिए, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु के, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, N2 काउंट करना है। भैया ये N2 क्या है, N2 जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको N2 काउंट करना है। N2 क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, N3 काउंट करना है। N3 क्या है, बॉन्ड पेयर, सॉरी N3 जो होता है वो होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे काउंट करोगे, ये काउंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं N1, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं N2, ठीक है, तो
N1 माइनस N2 करोगे तो आपका N3 निकल आएगा। ठीक है, तो ये ही फॉर्मूला अपन जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला एग्जांपल यही ले लेते हैं, CO3-2। ठीक है, पहले यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका निकालो N1 कितना है। ठीक है, N1 काउंट किया अभी कितना आया था, 24 आया था ना। हाँ 24। ठीक है, इसका हो जाएगा 18 और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, 22 और -2 इसलिए ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेंट्रल एटम को हमेशा बीच में रखना है। सेंट्रल एटम कौन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या फिर जो जिसकी संख्या कम हो। तो यहाँ पे कम संख्या किसकी, कार्बन की है, तो सीधी सी बात है कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया सेंट्रल एटम। अब सराउंडिंग एटम को चारों ओर रखो, 1 2 ये लो 3 रख लिए, 3 ऑक्सीजन। फिर इन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा N2 कैसे काउंट होगा, N2 क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बंद बनाने में भाग कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, लॉन पेयर ज्ञात करना है। लॉन पेयर कैसे काउंट करोगे, कुछ नहीं करना है। लॉन पेयर आपको काउंट करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो N1 कितना आया है टोटल 24। ठीक है, 24 आया है, ये लो N1 24। ठीक है, माइनस N2 कितना आया -6, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है, बंद बनाया है, बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कितने 18 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इन 18 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, अब इन 18 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से रखेंगे इन सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम पर, ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो करते हैं। 1 इसका देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 है। ठीक है, 2 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 कंप्लीट है। तो इन सराउंडिंग एटम का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो हमेशा मैंने कहा है कि सेंट्रल एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। भाई ज्यादा हो तो चलेगा, पर 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए। लेविस का यही रूल्स है कि ऑक्टेट के बेसिस पे ही दिया गया है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन तो होना नहीं चाहिए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो भैया सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन को दे दे, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन। ये लो भैया, अब क्या है, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। देख चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करनी है। ठीक है, सेंट्रल एटम को बीच में रखना है, फिर सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। उसके बाद जो लॉन पेयर बचते हैं उनको इस तरीके से रखना है ताकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब बात करते हैं ये जो -2 चार्ज है ना, -2 मैंने क्या बोला था, एक बात मैंने बताई थी आपको कि माइनस चार्ज है तो वो सीधी सी बात है किस पे होगा, कॉर्नर एटम पे। ठीक है, कॉर्नर एटम पे होगा, तो मतलब इस माइनस चार्ज है वो इन तीनों में से होगा, क्योंकि सेंट्रल पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही आता है। अब अपन बात करते हैं, अब देखो ऑक्सीजन जो है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन जब भी सिंगल बंद बनाता है ना तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यदि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका भी एक सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी एक नेगेटिव, तो ये जो दो नेगेटिव चार्ज है ना CO3-2, तो ये दो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बंद बनाता है, चौथा बॉन्ड जैसे ही क्रिएट करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा।
ये हमेशा ध्यान रखना कि नाइट्रोजन जैसे ही चार बंद बनाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे लगते हैं, चार्ज कैसे आए थे, इसको अपन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। एक कंसेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज वाला। कौन सा? फॉर्मल चार्ज वाला, ठीक है। कि भैया फॉर्मल चार्ज जो है वो आप क्या कर लो, काउंट कर लो। फॉर्मल चार्ज जो है वो क्या होता है कि बेसिकली जो एक पर्टिकुलर एटम होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, ठीक है, इसको अपन काउंट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि चार्ज जो होता है ना कंपाउंड के अंदर, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, मतलब चार्ज जो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर से फैलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। तो वो जो होता है कंडीशन रेजोनेंस होता है, जो रेजोनेंस अनुनाद बोलते हैं जिसको, तो वो भी अपन जो है वो आगे इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे। हाइब्रिड रेजोनेंस अनुनाद क्या होता है। अनुनाद में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है कभी इस पे फिर इस पे आ जाएगा, कभी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, चार्ज जो होता है ना वो फैला रहता है, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओ ना, हमेशा ध्यान रखो कि जो न्यूट्रल, हमेशा आप ध्यान रखो कि चार्ज को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि चार्ज द स्पीसीज से जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है ना, न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है देन द चार्ज स्पीसीज, ठीक है भाई। न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो इसलिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम चार्ज को कम करने की कोशिश करें, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं NO3 वाला, NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका करो, क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 18, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं इंटू 3, ये हो जाएगा 18, ठीक है, 18। और नाइट्रोजन के अंदर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर, और एक नेगेटिव होता है, एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव है तो उसको भी ऐड कर लो, प्लस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 हो जाएगा ना, हाँ, ठीक है। तो ये लोग 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल के अंदर 24, ठीक है। तो हमारा N1 जो है वो हमने काउंट कर लिया, 24 आ गया भैया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं N2 कैसे निकालना है, कुछ नहीं, सबसे पहले सेंट्रल एटम को बीच में रखो, सराउंडिंग एटम को पास, ये लो भैया रख दिया, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये N2 निकल गया ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, है ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पीछे 18 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। लॉन पे ये N3 कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, इस तरीके से भरना है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरना है ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। करते हैं, सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। पर भैया हमारा जो सेंट्रल एटम है भैया उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ भैया, तो करिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 यहाँ पे भर दिए, 6 यहाँ पे भर दिए, 12 और 6 यहाँ पे भी भर दिए, ठीक है। तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए भैया, कुछ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, कोई नहीं, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भैया को दे देगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, ये लो। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बंद बना रहा है, सेंट्रल एटम यहाँ पे, हाँ अपनी नाइट्रोजन जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में पहुंच गया, 4 बंद बना दिया, ठीक है, क्लियर। और मैंने कहा था कि नाइट्रोजन जब भी 4 बंद बनाती है ना तो उसके ऊपर एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज
और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे आता है, सेंट्रल एटम पे आता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जब ऑक्सीजन सिंगल बंध बनाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव हो जाएगा। तो भैया आप बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज इसमें तो बता ही नहीं रहा है, अभी बताते हैं। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। और ये एक नेगेटिव शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए वो एक पॉजिटिव इसका और इसका नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम एक ही नेगेटिव दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली NO3- का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अपन जो है इस एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, N1 जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। N1 क्या हो जाएगा, ये जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इसकी भी जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फास्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस का 3 है तो ऐड होगा ये लो, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने है, 4 है, ठीक है। तो 4 है ऑक्सीजन हमारे पास, और एक ऑक्सीजन का होता है 6, तो 6 4 जा 24 होता है ना, ठीक है। तो 24, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 32, हाँ तो ये टोटल 32 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और ये, ठीक है, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल N1 हमारा कितना आया, 32, N1 हमारा आया 32, ठीक है। N1 32 आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, N2 काउंट करेंगे। N2 क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे पता चलेगा, वो तो इनको अपन रखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब अपन रखते हैं P, ठीक है, और ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है, रख लिए, और इनको सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दिया। कितने इलेक्ट्रॉन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध बना रही है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्या होता है N3, तो N3 कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, टोटल में से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो पीछे जो बचे वो हो जाएंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24, N3 कितने है 24, ठीक है, 32 माइनस 8, ठीक है, 24। अब 24 इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या करेंगे, इनके ऊपर जो है वो रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे ताकि सबके जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाए। तो रखो, स्टार्ट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर रखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने हो गए, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब ये हमने रख लिया, क्या ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ना ये सही है, क्या ये हमारी स्ट्रक्चर सही है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो फास्फोरस होता है ना उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 5, ठीक है। तो फास्फोरस चाहेगा अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा। देखो फास्फोरस के यहाँ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, जो कभी नहीं बनाता। फास्फोरस 4 बंध कभी नहीं बनाता। फास्फोरस जो है वो कितने बंध बनाएगा, 5 बंध बनाएगा। तो 5 बंध कहाँ से, कहीं से भी किसी भी एक ऑक्सीजन से बनवा लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये बंध बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोरस की कितने बॉन्ड बन गए, 5 बन गए, 1 2 3 4 5, यस। तो ये जो था ना हमने बात किया था, जो कोवैलेंसी होती है ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा कौन, सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम हमेशा अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 5, ठीक है, सॉरी फास्फोरस की। इसीलिए अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीजन जो यहाँ पे एक बंध बना रहा है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक बंद ही बना रहा, तो इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ये हो जाएगा PO4-3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, SO3 की भी बात करते हैं। ठीक है भैया, अब लेते हैं SO3 को भी लेते हैं। कुछ नहीं करना है, SO3 को कैसे करोगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल N1 याद करो कितने हो जाएंगे, इसके लिए N1 काउंट करते हैं। ये लो भैया N1 हो जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का ये है ना, इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन में भी सब, इसी में भी 6 × 3, तो ये हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन है ना, तो टोटल यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, N1 20, N2 कैसे याद करेंगे, अब स्ट्रक्चर को लाइए, ये लो सेंट्रल एटम को बीच में रख दिया। ठीक है, और ये लो सराउंडिंग एटम को रख दिया। अब इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 कितना आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, तो N3 कितना आ जाएगा, N2 माइनस N1, मतलब लॉन पेयर कितने हमारे पास, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करो, माइनस करोगे, तो आपके लॉन पेयर आ जाएगा 18 लॉन पेयर। ठीक है, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनको फील करो 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दो भैया। ये लो भैया हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये 6 7 8 इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये 6 6 12 6 18 इलेक्ट्रॉनों को हमने रख दिया। अब देखो क्या सेंट्रल एटम क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा क्या होना चाहिए, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल एटम के अंदर कम से कम मतलब उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो सकता है, उससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 8 और मोर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं सेंट्रल एटम में, वो मैंने आपको बताया था, तो वो यहाँ पे अभी प्रूफ होगा। ठीक है, कैसे, इधर देखो, अभी कोवैलेंसी वाला फंडा यहाँ पे भी लगेगा हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सल्फर जो है वो कितने बंद बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, और इसकी जो क्या बोलते हैं ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इस तरीके से बंद बनाएगा। ठीक, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है इसका, बिल्कुल इसका ये स्ट्रक्चर सही भी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है ना कंप्लीटली सही है। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि सल्फर जो होती है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। ठीक है, 6 4 और 2, तो पॉसिबिलिटी, यदि संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवैलेंसी में पहुंचे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, तो यहाँ से सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कैसे, ठीक है, यहाँ से भी बना देगा 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से भी बना देगा, ये लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सल्फर के कितने बंद बन रहे हैं, 6 बॉन्ड सल्फर के बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट क्या कर गया, एक्सीड कर गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस है किसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। तो ये कोवैलेंसी क्या, कोवैलेंसी वाला फंडा आपके क्लियर हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई सेंट्रल एटम यदि पॉसिबिलिटी है कि अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी जाए तो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है वो होती है 2 4 6, क्लोरीन की मैंने आपको बताया था 7 होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें जो है वो आप सारी चीजें ध्यान रखो, सारे रूल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आप स्ट्रक्चर बनाओ। आपकी स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सही परफेक्ट बनेगी। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और आपने दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर बना था ना, जो ये वाला, ठीक है, जिसमें क्या है कि ये सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, सबके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है कि इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव है। यदि ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे स्पीसीज कैसी है,
अणु कैसा है, उदासीन है। मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल है तो इसका मतलब यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज है, आपका ये स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बना था, सिंगल बॉन्ड बना। यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो सेंट्रल एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा, तभी ओवरऑल मिला के अणु क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर सही है, गलत नहीं है, पर प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट ये जो है आप खुद अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलती है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में इस तरह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा क्लास को, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।